जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। दोस्तों बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम देखेंगे पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 1 के अंतर्गत अगर हम कह सकते हैं कि आज हम लोग पेपर नंबर 1 जो आपका है समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विषय सूची को देखेंगे, क्योंकि विषय सूची सिलेबस के बारे में आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों ये पेपर का आत्मा इसको आप कह सकते हैं। तो आइए, अगर आपको विषय सूची ही कंफर्म नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो ये समझिए कि आप जो 3 महीने में आपको कवर करना है आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको चर्चा करना है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको पढ़ना है। दोस्तों आप यहाँ फर्स्ट देख सकते हैं विशिष्ट एकीकृत उपचारात्मक एवं समावेशी शिक्षा। तो ये विशिष्ट का मतलब होता है, दोस्तों हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन सब बातों पर, लेकिन विशिष्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि सामान्य तो हम लोग हो जाते हैं, और आपका एक अंगुली कटा है या आँख से दिक्कत है या मानसिक है या कोई भी सामान्य आदमी के अलावा जो किसी भी प्रकार का उसके अंतर्गत विकृति है वो दिव्यांग होते हैं, वो विशिष्ट बच्चे होते हैं। तो विशिष्ट क्या है, एकीकृत क्या है, उपचारात्मक एवं समावेशी शिक्षा क्या है। तो दोस्तों ये समावेशी आपका क्लास है, बहुत मस्त क्लास चलेगा और एक एक टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये मेरा वादा है। तो इसके अंतर्गत आपको विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, विशिष्ट शिक्षा का प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, एकीकृत शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की प्रकृति, उसके बाद सामान्य समन्वित शिक्षा की प्रकृति, समकालीन शिक्षा का महत्व, एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, आप लोग देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, ये सब आपको टॉपिक आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। यहाँ आप लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का लाभ, समन्वित समावेशी एवं विशिष्ट शिक्षा में अंतर, भारत में विशिष्ट एकीकृत समावेशी शिक्षा की सेवाएं। इसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पढ़ना है विविध बालकों की आवश्यकता, अवधारणा एवं आवश्यकता, समुदाय का अर्थ व परिभाषा, समुदाय की भूमिका, समुदाय को शिक्षा की शक्तिशाली साधन बनाने के सुझाव, परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, परिवार शिक्षा में अभिकरण के रूप में आधुनिक युग में परिवारों की भूमिका, परिवार की मुख्य विशेषता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की भूमिका। जो विशिष्ट यानी दिव्यांग बच्चे हैं उनमें परिवार की भूमिका क्या होती है, इस पर हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करें। उसके बाद अध्यापक की भूमिका, उसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड आपका आ जाता है यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अनुकूल कक्षा का निर्माण। तो दोस्तों ये दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, समावेशी कक्षा, समावेशी का मतलब सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाना, ये आपका समावेशी होता है। लेकिन इसके परिभाषा को विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत आपको कक्षा कक्ष का प्रत्यय देखना है, उसके कक्षा कक्ष का विस्तार यानी कक्षा कक्ष की व्यवस्था। इसके अंतर्गत अब तीसरा पॉइंट में आप लोग देखें, श्रवण बाधित बालक। दोस्तों जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। इस श्रवण बाधित बालकों का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इन लोगों के लिए शिक्षा का महत्व या श्रवण बाधिता के कारण कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं, श्रवण दिव्यांग हो जाते हैं, कौन ऐसा कारण है जो कि होने से बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषता क्या होती है, श्रवण बाधित बच्चों की पहचान। आप अगर आपके सामने मान लीजिए कि श्रवण बाधित बच्चा है, गूंगा बहरा बच्चा है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आपको देखना है। श्रवण बाधिता की पहचान संबंधी व्यवहार यानी श्रवण बाधिता के विषय में आप लोगों को देखना है। उसके बाद उसी तरीके से उसी क्रम में दृष्टि बाधित जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके बारे में आपको उसका कारण, निवारण, उसका पहचान, उसकी शिक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों को कौन सी परेशानी होती है, उनको किस लिपि से पढ़ाया जाता है, आदि सारे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। 5वां पॉइंट आप देख सकते हैं, शारीरिक विकलांग। शारीरिक दिव्यांग को PH बोलते हैं दोस्तों, फिजिकल हैंडीकैप भी बोलते हैं। और शारीरिक दिव्यांग यानी हाथ पैर या जो भी हाथ में विकृति हो या पैर में लंगड़ा टाइप का हो या मान लीजिए कुबर टाइप का हो, ये सब यानी शरीर में कोई भी विकृति होती है उसको शारीरिक दिव्यांग कहते हैं। तो इसका हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। बीमार बालक यानी जो भी है, विपरीत अपाहिज बालक इत्यादि जो भी होगा इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे प्रतिभाशाली बालक।
प्रतिभाशाली बालक का मतलब हो जाता है कि यानी जो तेज तर्राक, जो प्रतिभा से पता ही चल जा रहा है कि प्रतिभाशाली बालक के बारे में, तो उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे। यानी मंद बुद्धि अगर रहेगा, एक प्रतिभाशाली रहेगा, तो उसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे, जानेंगे उसको कैसे। यहाँ देखिए मानसिक मंदता क्या होता है दोस्तों। मानसिक मंदता का मतलब जैसे मान लीजिए क्लास में आप लोग जाते हैं तो देखे होंगे कि कोई बच्चा होता है कि जो कि आप बार बार पढ़ाते हैं और सीख नहीं पाता है, यानी मानसिक मंद रहता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, कितना करने के बाद वो सीख नहीं पढ़ पाता है। ये मानसिक मंद बच्चे होते हैं, उनकी परिभाषा, अर्थ, विशेषता, पहचान, ठीक है, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसके अलावा आप लोग यहाँ देखेंगे कि प्रमस्तकीय शक्ति, इसको हम लोग सीपी बोलते हैं, ठीक है। शार्ट में अगर बोलें तो इसको हम लोग सीपी बोलते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी यहाँ देख सकते हैं। तो प्रमस्तकीय पक्षाघात या प्रमस्तकीय क्षति या ऑटिज्म बोलते हैं। ये बच्चे ऑटिज्म यानी स्वालीनता, कुछ बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं, जैसे वो किसी कोने में बैठ करके अपना दीवार पर नाखून से खुरचते रहते हैं, या जो भी होगा इसके बारे में विशेष रूप से विस्तृत जब हम क्लास लेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। अब इसके बाद आपका होता है अधिगम बाधित बालक। अधिगम यानी लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन। दोस्तों लर्निंग का मतलब सीखने में जो कमजोर होता है, आप लोग खुद देखे होंगे क्लास में सब बच्चे एक गति से नहीं सीख पाते हैं। इसी में अगर छोटे छोटे कहीं बच्चे आप लोग देखे होंगे जो कि आप कितना हो प्रयास करते होंगे लेकिन वो भूल जाते हैं, नहीं सीख पाते हैं दोस्तों, तो उनका पहचान आप कैसे करेंगे, उनके कारण को कैसे जानेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आप लोग संवेगात्मक रूप से आसक्त बालक, ठीक है, इमोशनली अपना जो बच्चे होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी जो दिव्यांगता का क्षेत्र है वो 21 प्रकार का हो गया है, ठीक है। उसके बारे में भी अब ये क्लास चलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सामाजिक असुविधा बालक, ठीक है, सोशल चिल्ड्रेन, इन सब बालकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अब देखेंगे यहाँ पर पिछड़े बालक, ठीक है। पिछड़े बालक का मतलब समाज से जो पिछड़े होते हैं या पढ़ने लिखने में जो पिछड़े बालक होते हैं उनके बारे में आपको बुद्धि लब्धि उनकी क्या होती है इत्यादि के बारे में। मंद अधिगामी बालक, ये क्या है, स्लो लर्नर। स्लो लर्नर से ही आप क्या समझते हैं, स्लो लर्नर का मतलब हो गया कि जो बहुत निम्न गति से सीखता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं एवं अपवंचित समूह, इसके बारे में मेरुगी बालक में मधुमेह संबंधी समस्या, दमा स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बालक की अस्थि जोड़ों से संबंधित इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे संसाधन शिक्षक की भूमिका एवं समृद्धि। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे आप लोग सामान्य बीएड करते हैं उसी तरीके से स्पेशल बीएड भी होता है, और स्पेशल बीएड और डीएड करके लोग संसाधन शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। और ये जो संसाधन शिक्षक होते हैं वो हर एक विद्यालय में जाते हैं तथा इन बच्चों का सर्वे करना, प्रमाण पत्र दिलवाना, इन लोगों के शिक्षा दीक्षा से संबंधित टीचर को ट्रेनिंग देना, घर के गार्जियन को ट्रेनिंग देना आदि जो भी काम होता है ये संसाधन शिक्षक की होती है उत्तरदायित्व। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि संसाधन शिक्षक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये उद्दीपन, परिवर्तन, कौशल इत्यादि, ये जो कौशल घटक जो हम लोग पहले भी कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका 16 नंबर का जो टॉपिक होता है कौशल के विकास के लिए आकलन। इसके बाद आप देखेंगे, आपको देखना है 17 अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य में अनुकूलन यानी अनुकूलित कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए दिव्यांग बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो उसको भी हमें पढ़ाना है आप लोगों को, इसीलिए ये चैप्टर दिया गया है। तो उसको अगर आपको देखना है तो उसके अनुसार अनुकूलित जो सब्जेक्ट आपका होगा, जो आपका अनुदेशन होगा, उसमें आप अनुकूलन कैसे करेंगे ताकि आपके सामान्य बच्चे के साथ जो दिव्यांग बच्चा भी बैठा है वो भी आपके बातों को समझ सके और पढ़ सके, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें कुछ शिक्षण उद्देश्य है, ब्लूम के सिद्धांत भी है, सारणी है, आरसीआई, जो यहाँ पर देखिए आरसीआई एक लिखा हुआ है, RCEM है विधि के अनुसार। तो ये सब कौन कौन से विधि हैं इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत जानेंगे। ये सहगामी पाठ्य क्रियाएं, ठीक है, सहगामी क्रियाएं यानी जो हम लोग पढ़ते हैं पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ पढ़ने के साथ साथ जो क्रियाएं चलती है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है कि पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सहगामी क्रियाएं क्यों आवश्यकता है, क्यों देना चाहिए या क्या, इस पर भी हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो दोस्तों 19 नंबर का जो आपका टॉपिक होगा विशिष्ट बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन एवं मूल्यांकन।
जैसे आपको हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि रामायण महाभारत इत्यादि आप लोगों ने बुक देखा होगा। रामायण की बुक 7 कांडों में विभक्त है और कितनी मोटी होती है, बहुत मोटी किताब होती है। लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि लंका दहन कैसे हुआ था, राम का सीता हरण कैसे हुआ था, राम वनवास कैसे गए थे, तो ये आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। उतना मोटी किताब के बारे में जब आप अध्ययन कर सकते हैं और जहाँ से भी कोई पूछे आप बता सकते हैं इस किताब के बारे में, रामायण के बारे में, तो उसी तरीके से आपका जो बुक होगा उस बुक को ऐसा एडाप्ट करना है, ऐसा अनुकूलन करना है जिससे कि विशिष्ट बालक बच्चे उन जो आप एडाप्ट कर रहे हैं, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उस बच्चे को बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप एडाप्ट कैसे करेंगे, अनुकूलन कैसे करेंगे एवं मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे कि जो समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी, तो दोस्तों समावेशी जो शिक्षा होता है यानी समावेशी जो क्लास आपका होगा उसमें शिक्षक की तैयारी क्या होनी चाहिए, शिक्षक को कैसे तैयार होना चाहिए, शिक्षक किस तरीके से जाए कि कक्षा का माहौल अच्छा हो, इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि शिक्षक की भूमिका, शिक्षण की भूमिका इत्यादि, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहा। तो दोस्तों अगर इन सारे सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट, हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, और 1 से 2 महीना के अंदर ये सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये सारे टॉपिक के नोट्स आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।